Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agriculture classes. In today's lecture, we will discuss about NEFT and RTGS system. आज के लेक्चर में हम NEFT एंड RTGS सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने NEFT और RTGS ट्रांसफर्स के बारे में जरूर सुना होगा कि हम किसी एक दूसरे को मनी ट्रांसफ़र करते हैं RTGS के माध्यम से या NEFT के माध्यम से। आपने NEFT तो बहुत ज़्यादा सुना होगा, RTGS शायद आपने कम सुना होगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की NEFT और RTGS क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं NEFT के बारे में। NEFT क्या होता है? तो NEFT होता है नेशनल वाइड पेमेंट सिस्टम। नेशनल वाइड पेमेंट सिस्टम है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो इस पे ध्यान दीजिएगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक की जगह पे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इस तरह का कुछ घुमा फिरा के कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिए। इलेक्ट्रिकल होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है। और नेक्स्ट है आरटीजीएस। आरटीजीएस क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ये रियल टाइम होता है। जो NEFT होता है इसमें थोड़ा टाइम लगता है ट्रांसफर होने में, वो इसके बारे में हम आगे डिटेल में देखते हैं क्या क्या ऐसे होता है। तो सबसे पहले हम NEFT को बारे में डिटेल में देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? इंडिविजुअल फर्म एंड कॉर्पोरेट्स कैन ई ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम एनी बैंक ब्रांच टू एनी इंडिविजुअल फर्म और कॉर्पोरेट हैविंग एन अकाउंट विद एनी अदर बैंक ब्रांच इन द कंट्री। तो जो भी कोई कॉर्पोरेट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, जो भी अगर किसी को मनी ट्रांसफ़र करना चाहता है वो मनी ट्रांसफ़र कर सकता है NEFT के द्वारा। वो जो ट्रांसफ़र करने वाला है उसके पास अकाउंट हो या नहीं हो ये मैटर नहीं करता, वो NEFT के द्वारा किसी को भी मनी ट्रांसफ़र कर सकता है। और लेकिन जो रिसीवर होता है, जिसको भेज रहा है, उसके पास बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, तभी वो रिसीव कर पाएगा, अदरवाइज वो रिसीव नहीं कर पाएगा। तो ये NEFT होता है जिसमें कि मनी ट्रांसफ़र करते हैं। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में देखते हैं क्या है। डन इन इंडिया ओनली। तो जो NEFT है ये सिर्फ इंडिया में ही ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। आप इंडिया से अगर बाहर करना चाहें, आप सपोज अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं भी UK, US कहीं भी सेंड करना चाहते हैं तो आप उसको सेंड नहीं कर पाएंगे NEFT के द्वारा। NEFT से सिर्फ इंडिया के अंदर ही सेंड किए जा सकते हैं। तो NEFT एनेबल्ड बैंक जो है, तो वो जितने भी NEFT एनेबल्ड बैंक्स हैं वो बैंक्स ट्रांसफ़र कर सकती हैं। 50,000 पर ट्रांजेक्शन होता है। तो 50,000 जो मैक्सिमम कर सकती है, 50,000 पर ट्रांजेक्शन किए जा सकते हैं, इसको ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। तो जो रिसीवर के पास बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसके पास बैंक अकाउंट होगा तभी वो रिसीव कर पाएगा, अगर उसके पास अकाउंट ही नहीं है तो वो रिसीव नहीं कर पाएगा। तो ये इसकी एडवांटेज है। लेकिन इसकी ये भी है कि जो एडवांटेज एक और है कि जिसके पास अकाउंट नहीं भी है वो भी दूसरे को सेंड कर सकता है। लेकिन इसमें एक जो एक्सेप्शनल केस है, वो अगर इंटरनेशनल अगर सेंड करने हैं तो इंडो नेपाल रिमिटेंस एक एक्ट है या एक सिस्टम है, स्कीम है, जिसके अकॉर्डिंग हम नेपाल में भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वैसे वैसे तो हम इंटरनेशनल नहीं कर सकते हैं NEFT के द्वारा, लेकिन अगर नेपाल में हम करना चाहें तो नेपाल में हम इसको सेंड कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि जो रिसीवर होता है उसको ये भी दी गई है एडवांटेज की वो नेपाली करेंसी में ही उसको निकाल सकता है। ऐसा नहीं कि उसको वहाँ पे रुपीज़ में मिलेगा या इंडियन करेंसी में मिलेगा, उसको वहाँ पे फिर एक्सचेंज करना होगा। नहीं, उसको जो डायरेक्टली जो है उसी की नेपाली करेंसी जो भी है, नेपाल में करेंसी जो भी है उसकी, जिसमें चाहता है उसी करेंसी में उसको मिल जाएगा। बस बशर्ते कि उसका जो अकाउंट है वो NEFT एनेबल्ड ब्रांच में होना चाहिए। तो अगर उसकी NEFT एनेबल्ड ब्रांच है तो उसको वो मनी इजीली मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका ऑपरेटिंग टाइम कौन सा होता है? तो ये 12 सेटलमेंट्स में किया जाता है। हर 2-2 घंटे के अंतराल में बैचेस बनाए जाते हैं कि हम 2 आवर्स में, फिर नेक्स्ट 2 आवर्स में, फिर 2 नेक्स्ट आवर्स में। तो इस तरह से 2-2 आवर्स के बैचेस बनाए जाते हैं कि सपोज फर्स्ट 2 आवर्स में 20 चेक आ गए, सॉरी NEFT ट्रांसफ़र के एप्लीकेशन आए, फिर 10 आए। तो इस तरह से इकट्ठे करते हैं और हर 2 घंटे में वो ट्रांसफ़र करते हैं। हर 2-2 घंटे के अंतराल पे वो चेक करते हैं, इतने में उनके पास आते हैं। तो इस तरह से जो इनकी ऑपरेटिंग टाइम है वो हर दिन मंडे टू फ्राइडे वो 12 सेटलमेंट में होता है, जो कि सुबह 8 AM टू 7 PM किया जाता है। लेकिन जो सैटरडे को सिर्फ 6 ही सेटलमेंट होते हैं, जो सुबह 8 बजे से दोपहर को 1 बजे तक, मीन्स 8 AM टू 1 PM ही ये किए जाते हैं। ये सैटरडे के दिन होते हैं। बाकी मंडे टू फ्राइडे वो 8 AM टू 7 PM हर हर दिन 12 सेटलमेंट और सैटरडे को 6 सेटलमेंट में सेंड किए जाते हैं। तो इस तरह से इसका ऑपरेटिंग टाइम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि आप इसको
आप बैंक में जाइए, आप सबमिट कर सकते हैं, 2 घंटे के अंदर आपको पेमेंट आपकी दूसरी जगह पे पहुंच जाएगी, जैसे कि बैच डिफाइन किए गए हैं। नेक्स्ट हम एक टर्म आती है, जब भी हम एनईएफटी ट्रांसफर करते हैं तो उसमें एक टर्म आती है आईएफएससी। तो आईएफएससी कोड की जरूरत होती है। तो आईएफएससी क्या है उसके बारे में हमको थोड़ा सा देखना चाहिए कि आईएफएससी कोड क्या है और ये किस तरह से डिफाइन किया जाता है, क्योंकि अगर हमको किसी को एनईएफटी ट्रांसफर करना है तो हमको आईएफएससी कोड उसको देना होगा। तो आईएफएससी कोड को जो फुल फॉर्म है या उसको जो लॉन्ग फॉर्म है उसको बोलते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड जो है इसको हम आईएफएससी बोलते हैं। और जो कोड होता है अल्फा न्यूमेरिक होता है। अल्फा न्यूमेरिक मीन्स की इसमें अल्फ़ाबेट्स भी होंगे और न्यूमेरिक्स भी होंगे, मीन्स ए टू बी होगा या ए टू जेड होगा या ए टू जेड कैपिटल्स में होगा या फिर 0 से 9 नंबर्स में होता है। तो इस कोड को हम अल्फा न्यूमेरिक कोड बोलते हैं, जिसमें कि ये अल्फ़ाबेटिक कोड और नंबर कोड दोनों आ जाएं। तो ये क्या होता है एनईएफटी आइडेंटिटी एनेबल्ड ब्रांच। तो जिसमें जिसमें एनईएफटी एनेबल्ड होता है, जिसमें एनईएफटी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आईएफएससी कोड दिया गया है। तो ये आईएफएससी कोड 11 डिजिट का कोड होता है, जिसमें कि पहले जो 4 डिजिट होते हैं वो नेम ऑफ बैंक डिसाइड करते हैं। अब नेम ऑफ बैंक रिफ्लेक्ट करते हैं कि इसका बैंक का नाम क्या है। जैसे एसबीआई का कोई ब्रांच है, उसकी कोई आईएफएससी कोड आएगा तो उसके स्टार्टिंग SBIN होंगे, मीन्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरह से इसकी जो फर्स्ट 4 लेटर्स होंगे वो अल्फ़ाबेट होंगे, जिसको बैंक ब्रांच के या बैंक का नाम बताया जाएगा। और लास्ट के जो 6 डिजिट होते हैं वो ब्रांच का कोड बताते हैं या उस ब्रांच की कोई आइडेंटिटी होती है उसको बताते हैं। तो जो बीच का जो 5th नंबर होता है वो हमेशा 0 होता है, 0। ये हमेशा 0 ही रखा जाता है। और पहले 4 जो अल्फ़ाबेटिक होते हैं इनको बैंक का नाम, और जो लास्ट के 6 होते हैं वो ब्रांच का कुछ कोड होता है उसको दिया जाता है, और 0 5वां अंक 0 दिया जाता है। तो एनईएफटी क्या होता है, जो 2-2 आवर्स में बैच होते हैं, मैंने पहले से बता दिया। और ये क्रेडिट पुश होता है। क्रेडिट पुश मीन्स कि अगर आपको कोई सेंड करेगा तो ही आपके पास मनी रिसीव हो सकती है, अगर कोई आपको सेंड नहीं करेगा तो आपको मनी नहीं मिलेगी। मीन्स कि अगर आपको क्रेडिट किया गया है, क्रेडिट आपके अकाउंट में पुश किया गया है तो ही आपको मनी मिल सकती है, अदरवाइज आपको मनी नहीं मिलेगी। तो इसलिए इसको एनईएफटी को क्रेडिट पुश भी कहा जाता है। ये तो था एनईएफटी के बारे में। अगर हम कुछ आरटीजीएस सिस्टम के बारे में देखते हैं। आरटीजीएस सिस्टम मीन्स रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स क्या है कि हमारा जो भी मनी ट्रांसफर होगी वो रियल टाइम होगा। इसमें कि जैसे हमारे एनईएफटी में क्या था कि 2-2 आवर्स में बैच थे, तो 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स, तो इस तरह से करके बैच में किया जाता था। तो जो रियल टाइम है इसमें आप कोई भी बैच नहीं बनाए जाएंगे। जैसे ही आपने उसको अप्लाई किया, आपने मनी किसी को ट्रांसफर करना है, आप आरटीजीएस सिस्टम से कीजिए, आपको विदिन 5 मिनट आपको पैसे वहाँ पहुँच जाएंगे। वैसे इसका डेडलाइन 30 मिनट होता है कि 30 मिनट में आपको पहुँच ही जाएंगे। अगर उतना नहीं मिलता है तो आपको पेनल्टी वगैरह दी जाती है बैंक के द्वारा, तो उसके बारे में हम देखेंगे कितना पेनल्टी लगती है। तो इस तरह से इसके आरटीजीएस के सिस्टम है। तो जो बेनिफिट्स क्या है एनईएफटी के, इसके एवज में, इसके अगेंस्ट क्या है, नो फिजिकल चेक और डीडी। तो इसमें कोई भी फिजिकल चेक या डीडी नहीं होता है एनईएफटी में। नो नीड टू विजिट बैंक। अगर आप बैंक नहीं भी जाना चाहते हैं, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग आपके पास अवेलेबल है तो आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी ये कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको इंटरनेट बैंकिंग इनेबल्ड होनी चाहिए, आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं काम को। तो नो रिस्क ऑफ लॉस, आपको मनी लॉस होने कोई रिस्क नहीं है, बेशर्ते आपने अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड सही डाला है। अगर आपने अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड गलत डाला है तो आपको लॉस हो सकता है, लेकिन वो लॉस भी आपको रिटर्न मिल जाता है। उसके बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, लेकिन आपको थोड़ा परेशान होना पड़ता है, आपको मनी बैक मिल जाती है। लेकिन आप बेहतर ये होगा जब भी आप एनईएफटी ट्रांसफर करें, आप अपने अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड अच्छे से चेक करें, उसके बाद ही आप मनी ट्रांसफर कर सकें। और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं, सपोज आप 50,000 किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप पहले बहुत ही कम अमाउंट, सपोज 100 रुपीज़ या 500 रुपीज़, जितना भी आपका मन है आप उतना बहुत छोटा अमाउंट ट्रांसफर करके देखिए। अगर आप पूछे, ये तो बहुत जल्दी हो जाता है। इसकी डेडलाइन 2 आवर्स होती है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं तो बहुत ही क्विक, विदिन सेकंड से ट्रांसफर हो जाता है। अगर ये बैंक में आप जाके करते हैं तो फिर टाइम लगता है, क्योंकि वो बैच बना के करते हैं। तो सपोज आपने किसी को 100 रुपीज़ सेंड करके देखिए, अगर आप 100 रुपीज़ मिल जाते हैं तो आप अपना बल्क अमाउंट जो है जितना भी है आप सेंड कर सकते हैं। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है।
नियर रियल टाइम, जिसमें भी रियल टाइम के इक्विवेलेंट ही है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये भी आरटीजीएस की तरह ही होता है। बस अगर आप बैंक के थ्रू करते हैं तो आपको 2 आवर्स का वेट करना पड़ता है। अब आरटीजीएस की हम डिटेल में देखते हैं। तो आरटीजीएस मैंने पहले ही बता दिया, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ये क्या है? कंटिन्यूअस और रियल टाइम सेटलमेंट ऑफ फंड्स ट्रांसफर इंडिविजुअली ऑन द ऑर्डर बाय ऑर्डर बेसिस। तो ये कंटिन्यूअस होता है, रियल टाइम होता है और ऑर्डर बाय ऑर्डर होता है। इसमें कोई भी बैच का नहीं होता है। मैंने पहले बताया कि इसमें कोई बैच नहीं होता है। आप 1 बाय 1 भी देंगे तो आपको 1 बाय 1 तभी का तभी आपको ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन इसमें कुछ लिमिट होती है कि आपको मिनिमम 2 लाख ट्रांसफर करने हैं, तभी आप आरटीजीएस का यूज कर पाएंगे। आपको मिनिमम अमाउंट उसमें डिसाइड किया गया है कि आप अगर मिनिमम आपके 2 लाख होने चाहिए तभी आप आरटीजीएस यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको एनईएफटी यूज करना होगा। तो इसकी ये ड्रॉबैक है, छोटे अमाउंट्स हम इसमें ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो इंडिविजुअली होता है, इसमें कोई जरूरत नहीं है आपको वेट करने की। आप बैच बनेगा 2 घंटे बाद, ऐसा नहीं है। नो कैंसलाइजेशन, लेकिन इसमें कैंसिल नहीं कर सकते हम। कैंसिल नहीं मीन्स अगर आपने एक बार आरटीजीएस वैलिड कर दिया, स्टार्ट कर दिया, इशू कर दिया, तो आपको उसे रिवर्स नहीं कर सकते, आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते। तो इसमें मिनिमम अमाउंट 2 लाख रुपीज़ होती है। तो मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं होती कि आप मैक्सिमम कितना भी कर सकते हैं। तो इसमें मैक्सिमम टाइम जो होता है 30 मिनट लगता है, हालांकि 30 मिनट से भी कमी में हो जाता है, लेकिन इसमें डेडलाइन 30 मिनट्स दी जाती है। तो इसका ऑपरेटिंग टाइम कितना है? मॉर्निंग 9 AM टू 4:30 PM, मंडे टू फ्राइडे होता है। और इसमें सैटरडे को जो होता है वो 9 AM टू 2 PM होता है, जो कि सैटरडे के दिन होता है। तो इस तरह से इसका ऑपरेटिंग टाइम है। अब हम देख लेते हैं दोनों के बारे में। हमने देख लिया एनईएफटी और आरटीजीएस के बारे में, शॉर्ट में देख लिया क्या है। तो अब दोनों के हम डिफरेंसेस देख लेते हैं, दोनों में क्या क्या एक दूसरे को कंपेयर कर लेते हैं, क्या बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं इनमें। तो एनईएफटी और आरटीजीएस की आपको फुल फॉर्म तो पता ही हो चल गई है। अब ये एनईएफटी जो होता है बैच में होता है, ये स्लो प्रोसेस है। ये रियल टाइम में होता है, ये थोड़ा फास्ट प्रोसेस है। इसमें फंड ट्रांसफर होता है, इसमें ग्रॉस सेटलमेंट होता है, मीन्स इसमें बहुत बड़ा अमाउंट होता है, मिनिमम 2 लाख है। इसमें छोटा भी कर सकते हैं आप। नो मिनिमम लिमिट, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप मिनिमम इतना करेंगे, लेकिन इसमें मिनिमम लिमिट होती है, आपको 2 लाख करना ही होगा, 2 लाख से कम आप नहीं कर सकते। नो मैक्सिमम लिमिट, इसमें भी कोई लिमिट नहीं है। नो मैक्सिमम लिमिट, दोनों में कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम की आप कितना भी कीजिए। लेकिन ये है कि आपको पर ट्रांजेक्शन 50,000 कर सकते हैं, पर ट्रांजेक्शन है, वैसे आप कितना भी कर सकते हैं। ओवरली बैच होते हैं, इसमें 2 आवर का बैच होता है, इसमें कोई भी बैच नहीं होता, रियल टाइम होता है। चार्ज एज पर आरबीआई, तो ये इसमें चार्ज जो लगते हैं वो आरबीआई के अकॉर्डिंग लगते हैं। जैसे आरबीआई ने कोई नॉर्म्स हैं, जो उसकी जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें चार्जेस लगते हैं। इसमें भी चार्ज आरबीआई के अकॉर्डिंग ही लगते हैं, कोई बैंक की मर्जी नहीं चलती है। सूटेबल फॉर स्मॉल मनी ट्रांसफर, ये छोटी मनी ट्रांसफर करने के लिए सूटेबल होता है। आप छोटा अमाउंट करना चाहते हैं, आप 100 रुपीज़ से 50,000 कितना भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको सूटेबल फॉर लार्ज बल्क मनी ट्रांसफर। अगर आपको ज़्यादा मनी ट्रांसफर करनी है तो आपको आरटीजीएस सिस्टम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मिनिमम लिमिट 2 लाख इसमें लिमिट है मिनिमम। तो ये दोनों के डिफरेंसेस हैं एनईएफटी और आरटीजीएस के। तो आई होप कि आप ये सब समझ गए होंगे, आपको अच्छे से समझ में आया होगा एनईएफटी क्या है, आरटीजीएस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आपको कोई भी पूछता है, इसमें जनरली कुछ नहीं पूछा जाता कि डिफरेंस क्या है दोनों में, टाइम लिमिट क्या, सॉरी इसमें मनी लिमिट क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम, और बैचेस के में क्या डिफरेंस है। तो इन सब के बारे में आपको मेनली पूछा था, आप स्लो कौन सा है, फास्ट कौन सा है। तो यही इसमें कुछ ही क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा इसमें ट्रिकी नहीं बनते हैं। सो आई होप आपको सब लेक्चर्स पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।